आज मैं स्नातक द्वितीय खंड में पत्र संख्या तीसरा जो है उसमें अध्यापन कर रही हूँ रीति सिद्ध कवि बिहारी के संदर्भ में। आज का हमारा विषय है रीति सिद्ध कवि बिहारी। हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के क्रम में आपको पता होगा कि जो काल विभाजन हुआ है उसमें संवत 1700 विक्रम से 1900 विक्रम अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी का जो समय है उस कालखंड को रीति काल की संज्ञा प्रदान की गई है। नाम रीति काल नाम के अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीति काल किया गया है। इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथों की रचना की, जिनमें अलंकार, रस, नायिका भेद आदि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया गया। अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए इन कवियों के लिए लक्षण ग्रंथ लिखना अनिवार्य था। काव्यांग चर्चा में एक गौरव का अनुभव करते थे तथा इस युग में इस बात पर विवाद होते थे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, शब्द शक्ति, रस या ध्वनि है। काव्यांगों के लक्षण एवं स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करने वाले रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही इस काल में रीति तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है और इसी कारण इस काल का नाम रीति काल रखा गया। पुनः रीति काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें रीति काल के कवियों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे कवि में देव हैं। रीति सिद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की जानकारी का उपयोग करके अपने काव्य ग्रंथों में इसका भरपूर प्रयोग किया। ऐसे कवि बिहारी लाल हैं। इन्होंने रीति को सिद्ध कर लिया अपने काव्य में। तीसरा है रीति मुक्त कवि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न रीति की जानकारी का उपयोग किया। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों का काव्य रचना करने वाले एक कवि रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त है, अतः रीति मुक्त कवि कहलाए, जैसे घनानंद। इन काव्यधारा के और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रचलित कवि हैं। अपने विषय वस्तु के अनुरूप हमें स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र में बिहारी लाल को पढ़ना है, तो आज अभी मैं बिहारी रीति सिद्ध कवि बिहारी पर केंद्रित होकर ही उनके संदर्भ में उनकी काव्य कला, सौंदर्य भावना, बिहारी की बहुज्ञता आदि विषयों पर चर्चा कर रही हूँ। बिहारी के संदर्भ में अधिक विस्तृत वार्तालाप से पहले रीति सिद्ध काव्य क्या है, इसका एक सामान्य परिचय जरूरी है। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने अपने काव्य में लक्षण ग्रंथों की जो परिपाटी रखी गई है, काव्यांग का जो निरूपण किया गया है, उसको पूर्णतः सिद्ध कर लिया है। और सबसे अधिक रोमांचकारी बात यह है कि इसके लिए उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। उन्होंने बड़े बड़े काव्य शास्त्र नहीं लिखे हैं। एक ही बिहारी सतसई की रचना करके उन्होंने खुद को सिद्ध कर लिया। तो रीति सिद्ध कवियों के वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा
तथापि रीति की जानकारी उन्हें थी और उसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। ये रीति में पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। बिहारी ने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्होंने अपनी एकमात्र रचना सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया है। जब तक किसी को काव्यांगों की तथा नायिका भेद आदि की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह बिहारी सतसई के दोहों का अर्थ नहीं कर पाएगा। उदाहरण के रूप में हम एक दोहा को ले सकते हैं। कत लपटयतु मोगरे सोन जूही निशिसैन, जिहि चंपक बरनी किए गुललाला रंग नैन। इस दोहे का अर्थ तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक व्यक्ति को खंडिता नायिका की जानकारी न हो। खंडिता नायिका उस नायिका को कहा जाता है जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर प्रातः काल रमन के चिन्हों से युक्त होकर घर पहुंचता है और अपनी करनी को छिपाने का प्रयास करता है। ऐसे ही खंडिता का यह कथन अपने पति से है प्रस्तुत दोहे में, जिसका भाव है, आपके द्वारा मेरे गले से क्यों लिपटा जा रहा है। मैं वह नहीं हूं जो रात्रि को शयन करते समय आपके साथ थी और जिस चंपक वर्णी ने आपको रात भर जगाकर आपके नेत्रों को गुललाला के फूल की भांति लाल कर दिया है। यह भावार्थ है प्रस्तुत दोहे की। तो इस दोहे में मुद्रा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि उपर्युक्त अर्थ के साथ साथ इसमें विभिन्न पुष्पों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे लपटैया, मोगरा, सोनजूही, निशिसैन मतलब कमल को निशिसैन कहा जाता है, चंपा, वर्णा, गुललाला, पंचनैना। बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान एक ऐसा रीति सिद्ध काव्य ग्रंथ है जिसमें भावों, अनुभावों, हावों आदि के उदाहरण खोजे जा सकते हैं। साथ ही विविध अलंकार एवं नायिका भेद के उदाहरण भी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। हाव अनुभाव योजना की दृष्टि से भी बिहारी सतसई का उल्लेखनीय स्थान है, अद्वितीय स्थान है। भाषा की समाज शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर ही बिहारी दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश कर सके हैं। इसीलिए उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का चित्रण भी बिहारी सतसई में प्रचुरता से हुआ है। मूलतः बिहारी सतसई श्रृंगार रस का ग्रंथ है। नायक नायिका किस प्रकार गुरुजनों से भरे सभा भवन में नेत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर लेते हैं, इसका चित्रण उन्होंने प्रस्तुत दोहे में बहुत ही सटीक तरीके से किया है। देखते हैं इस दोहा को। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन हुई सब बात। तो इस तरह बिहारी ने एक दोहा के माध्यम से ही अपने रीति सिद्ध होने का प्रमाण दिया है। इस तरह हिंदी मुक्तक काव्य को एक नई अर्थवत्ता और एक नया सौंदर्य बोध देने वाले बिहारी लाल रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। सतसई के 700 दोहे में उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार और सौंदर्य की सरिता बहा दी है। विद्वानों ने बिहारी लाल को रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा है। रीतिकाल के बहुसंख्यक समर्थ कवि जहां आचार्यत्व के लोभ में अपने कवित्व को लक्षण ग्रंथों में बांधने लगे थे, बिहारी ने अपने को कवित्व में ही आचार्यत्व को सिद्ध कर लिया। दोहा जैसे छोटे छंद में अपनी भावना के सारे प्रवाह को भरकर उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। सतसई के दोहे के मुख्यतः 3 ही वर्ण विषय है: श्रृंगार, नीति और भक्ति।
हम सतसई के दोहों का वर्ण विषय के आधार पर वर्गीकरण करें तो वह कुछ इस प्रकार होगा। इनको अलग अलग शीर्षकों में बांटकर इन दोहों को हम देखते हैं तो कुल दोहे इस प्रकार हैं। नारी सौंदर्य का वर्णन 110 दोहे हैं इसमें। नारी चेष्टाओं का चित्रण से संबंधित दोहे जो है उसकी संख्या 64 है। प्रेमानुभूतियों से संबंधित दोहों की संख्या 124 है। संयोग वर्णन 25 दोहों में हुआ है। विरह वर्णन 65 दोहों में। प्रकृति का वर्णन 35 दोहे हैं इससे संबंधित। नायिका भेद संबंधी दोहे जो है उनकी संख्या 150 है। श्रृंगार के स्वतंत्र वर्णन 20 दोहों के अंतर्गत आता है। भक्ति संबंधी जो दोहे हैं वे 50 है। नीति संबंधी दोहों की संख्या 45 है। दर्शन ज्योतिष आदि विषयों पर जो दोहे हैं उनकी संख्या 17 है। और महाराजा जय सिंह की प्रशस्ति संबंधी जो दोहे हैं उनकी संख्या 7 है। इस तरह बिहारी ने कुल 712 दोहे लिखे हैं। इस सूची से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि सतसई में मुख्य रूप से श्रृंगार की ही अभिव्यक्ति हुई है। जिस परिवेश में बिहारी के काव्य का विकास हुआ वह परिवेश मूलतः श्रृंगार वर्णन के लिए ही उपयुक्त था। भक्ति और नीति की मूलतः भावभूमि नहीं है, फिर भी बिहारी की भक्ति भावना को कुछ आलोचकों ने महत्वपूर्ण माना है। उनके नीति परक दोहों को जीवनाभाव से परिपूर्ण किया है। रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति बिहारी की भक्ति भी औपचारिक है और कवि उसे आत्म प्रबोध और संतोष का एक बहाना मात्र मानता है। सतसई के मंगलाचरण के दोहे को हम देख सकते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इन पंक्तियों में कवि ने कृष्ण से निवेदन न करके उनकी प्रेयसी राधा से निवेदन किया है। इससे सतसई की मूल श्रृंगारिकता का पता चलता है। फिर भी कवि के भक्ति युक्त दोहों के प्रभाव और सष्टव को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। अगर कवि की भक्ति को औपचारिकता मात्र मान लिया जाए तो यह क्या कम है कि औपचारिकता की कला में भी उनका कवित्व बोलने लगा है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के शब्दों में स्पष्ट कहा जा सकता है, उन्होंने कहा है बिहारी के संदर्भ में, बिहारी की सभी भक्ति विषयक उक्तियों को विलासातिरेक से घबराए हुए हृदय की लड़खड़ाती हुई पुकार ही न समझना चाहिए। उनके बहुत से दोहे सुर से टक्कर लेने वाले हैं जिनसे उनके हृदय की सच्चाई और विश्वास टपकते हैं। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के इन शब्दों को चरितार्थ करने वाले बिहारी के कुछ दोहे हैं जिसे हम देखते हैं। नीकी दई आना कनी फीकी परी गुहार, तज्जो मनो तारन बिरदु बारक बारन तीर। उससे संबंधित एक और भी दोहा है, इसे भी हम समझ सकते हैं। बंधु भय का दिन के कौ तारियो रघुराई, झूठे टूटे फिरत हों झूठे बिरद कहाई। इस तरह हम देखते हैं कि बिहारी का युग जीवन के आदर्शों और नैतिक मूल्यों के विनाश का काल था। शासक वर्ग ने अपने महान कर्तव्यों को सुरा की मादिकता और सुंदरियों के कुंतलों में कैद कर लिया था। विलासिता जीवन का अनिवार्य अंग बन गई थी और अत्याचार शासकों का एकमात्र उद्देश्य। बिहारी ने पहली बार अपने नीतियुक्त दोहों के माध्यम से इन शासकों की आंखें खोलने की चेष्टा की। राजदंड के भय से खुलकर तो ये अपनी बातें नहीं कर सके, फिर भी अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेकर इन्होंने वह सारी बातें कह दी जिनका उस युग को आवश्यकता थी। बिहारी ने तत्कालीन तकनीकी अवरोध के कारण
थोड़ी रुकावट हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम लोग देख रहे थे रीति सिद्ध कवि बिहारी के संदर्भ में, रीति सिद्ध काव्य के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम यहाँ तक समझ चुके थे कि किस प्रकार कवि बिहारी ने अपने 712 दोहों के अंतर्गत आचार्यत्व को सिद्ध कर लिया है, रीति को सिद्ध कर लिया है। उनके इन सिद्धत्व के संदर्भ में, उनके आचार्यत्व के संदर्भ में आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया है, बिहारी के नीति के दोहे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन दोहों में जीवन की कठोर वास्तविकता पर बड़ी मार्मिक उक्तियां कही गई हैं। ऐसा लगता है कि श्रृंगार के दोहे जहां राजाओं और आश्रयदाताओं के मनोविनोद के लिए लिखे गए हैं, वहां नीति के दोहे वास्तविक जीवन में बैठ कर लिखे गए हैं। इस तरह बिहारी की नैतिक दृष्टि को हम इस दोहा के अंतर्गत देख सकते हैं। चटक नछाड़त घटत हूँ, सज्जन नेह गंभीर, फीके परो न बड़ू फटे, रंगियो चूल रंग चीर। और नर की अरु नल नीर की, गति एके करि जोई, जे तो नीचे होए चले, ते तो ऊंचो होए। बिहारी का सौंदर्य भाव सिर्फ नायिका के रूप सौंदर्य में ही नहीं व्यक्त हुआ है, वह प्रकृति के रमणीय चित्रांकन में भी व्यक्त हुआ है। बिहारी लाल चमत्कारवादी कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध अत्यंत परिष्कृत और सूक्ष्म था। जहां कहीं उन्होंने प्रकृति के स्वरूप में चैतन्य की प्रतिष्ठा कर उसे अलंकृत कर दिया है, वहां प्रकृति के चित्र अनूठे हो गए हैं। बिहारी कहते हैं, चुअत स्वेद मकरंद कना, तर तरु तर बिरमाई, आवत दक्षिण देशते, ठक्यो बटोही बाई। सतसई में प्रकृति आलम्बन रूप में भी व्यक्त हुई है, जिसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सोकियो, दीरघ घाघ निदाघ। इस तरह कवि ने प्रकृति चित्रण हो या सौंदर्य वर्णन हो या नैतिका वर्णन हो, सब में अपनी सिद्धता का परिचय दिया है। बिहारी लाल एक दरबारी कवि थे। संयोग वर्णन में दरबारी मनोवृत्ति की झलक देखने को मिलती है। बिहारी के संयोग चित्रों में मानसिक विषदता की जगह नायिका की शारीरिक चेष्टाओं का अंकन हुआ है। इस प्रकार बिहारी लाल को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ शब्द चित्रकार माना जा सकता है। नायिका के विभिन्न भंगिमाओं के साथ उसकी एक एक वृत्ति और यौवन के उभार को उन्होंने अपने दोहों में के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस दोहे में कवि की सिद्धता को देखा जा सकता है। भूषण भार संभारी है, क्यों यह तन सुकुमार, सूंघो पाए न परमही, शोभा ही के मार। नायिका का शरीर इतना सुकुमार है कि आभूषणों का भार भी उसे संभाला नहीं जाएगा। इन पंक्तियों में बिहारी की रसिकता को स्पष्ट देखा जा सकता है। अवस्था वर्णन में बिहारी ने वयः संधि को अधिक महत्व दिया है। यह काल यौवन की मादकता का काल है। इसमें एक ओर बचपन का अल्हड़पन यौवन को चंचल बनाता है, तो दूसरी ओर तरुणाई का तनाव उसको और आकर्षक बना देता है। इन दोनों के संयोग से किसी खोड़सी के सौंदर्य का अंकन होता है। बिहारी ने इस अंकन में भी गजब की पटुता प्राप्त की है, कौशल प्राप्त की है। नायिका की एक मुद्रा इस दोहा में देखी जा सकती है। सटपटाती सी शशिमुखी, मुख घूंघट पट ढाकी, पावक झड़ सी झमक के, गई झरोखा झाकी। बिहारी ने प्रेम के आदर्श का भी अद्वितीय वर्णन किया है। गिरिते ऊंचे रसिक मन,
बुरे जहां हजार, बहे सदा परसू नरन, को प्रेम पयोधि पगार। प्रेम जीवन की शाश्वत निधि है। इसकी दुनिया निराली होती है और इसका मनोविज्ञान विचित्र होता है। प्रेम की विचित्रता का बहुत ही सुंदर रूप बिहारी ने अपने इस दोहा में प्रस्तुत किया है। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, पड़ति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। इस तरह बिहारी का विप्रलंब काव्य भी काफी विशद है। वियोग की एक एक वेदना इनकी रचनाओं में प्रस्तुत हुई है। बिहारी का वियोग वर्णन अपनी परंपरा से अधिक प्रभावित रहा है। विरह वर्णन में इन्होंने चमत्कार, वक्रता, अतिशयोक्ति आदि का सहारा लिया है। फिर भी इनका वियोग पक्ष स्वाभाविकता से कोसों दूर है। अपने वियोग वर्णन को बिहारी ने इतना ऊपर उठा दिया है, इसमें इतना अधिक अतिशयोक्ति है कि कहीं कहीं यह हास्यास्पद भी बन गया है। जैसे इस दोहा को हम देख सकते हैं। औधाई सी सुलखी, विरह विता विललात, बीच ही सुखी गुलाब गुलब गो, छीटो छुए नगात। अर्थात कवि कहते हैं कि वियोग की ज्वाला के कारण बिहारी की नायिका इतनी दुबली पतली हो गई है कि चश्मा लगाने पर भी उसे नहीं देखा जा सकता। यह वियोग वर्णन जो है हास्यास्पद लगता है। एक और वर्णन इस तरह का है। करे विरह ऐसी तो, गैल न छाड़ तू नीच, छीने तू चश्मा चखनी, चाहे लखन मीच। इस प्रकार बिहारी के वियोग वर्णन में चमत्कार की प्रवृत्ति ही अधिक है। यह मुख्यतः उस युग तथा विदेशी साहित्य का प्रभाव है। फिर भी कहीं कहीं बिहारी का वियोग पक्ष भी अपनी पूरी विह्वलता और तन्मयता के साथ प्रस्तुत हुआ है। विरह की प्रायः 4 अवस्थाएं मानी जाती है: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुणा। बिहारी ने मान और प्रवास का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। मान का एक उदाहरण है। दो अधिकाई भरे, एक गो गहराई, कौन मनावे को मने, माने मन ठहराई। प्रवास संबंधी विरह का वर्णन बिहारी सतसई में सर्वाधिक मिलता है। कवि ने प्रवास जन्य विरह का वर्णन करते हुए विरहिणी को अत्यधिक संताप का चित्रण करने हेतु अतिशयोक्तियों का भी खूब सहारा लिया है। कहीं कहीं बिहारी का प्रवास जन्य विरह अत्यंत स्वाभाविक हो गया है। जैसे प्रस्तुत दोहा में इसको हम देख सकते हैं। श्याम सुरति कर राधिका, तकति तर निजा तीख, असुअनि करति तरौस को, खिनक खरो हो नीरु। इस तरह कहीं कहीं बिहारी ने बहुत ही सटीक और सुंदर चित्रण किया है, तो कहीं कहीं उनका चमत्कार प्रदर्शन और अतिशयोक्ति इतना अधिक है कि वह उसमें जो यथार्थ सौंदर्य है वह लुप्त हो गया है। बिहारी ने विरहजन्य काम दशाओं का भी मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। उसके अंतर्गत उन्होंने चिंता, अभिलाषा, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, इन सारी चेष्टाओं का, इन सारी स्थितियों का वर्णन किया है अपने वियोगजन्य वर्णन में। बिहारी की सतसई में अनेक शिल्पगत वैशिष्ट्य देखने को मिलते हैं। उक्ति वैचित्र और अर्थ गांभीर्य के कारण बिहारी के दोहों में एक अद्भुत सम्मोहन पाया जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी के वाग वैदग्ध्य को रेखांकित करते हुए लिखा है। बिहारी में कला पक्ष के भीतर वाग वैदग्ध्य बहुत सच्चा पाया जाता है, इसलिए उनकी कविताएं लोगों को मस्त कर देती है। उक्ति वैचित्र से परिपूर्ण बिहारी का यह दोहा हम देख सकते हैं। कहत नटत रीझत खिझत,
मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत हैं नैन नहीं सो बात। इसमें उक्ति वैचित्र से परिपूर्ण है, यह दोहा उक्ति वैचित्र से परिपूर्ण है। बिहारी जिस तरह अनुपम उक्ति वैचित्र को सरस अर्थ गांधीर्य से युक्त कर देते हैं, यह उनकी कुशलता है। अर्थ गांधीर्य के लिए बिहारी बहुत ही प्रसिद्ध है। उसी तरह से वे अपनी समास पद्धति के लिए भी विख्यात है, क्योंकि बिहारी ने छोटे से छोटे दोहे में बड़े बड़े प्रसंगों का विधान इतनी सरलता एवं निपुणता के साथ किया है कि उसे देखकर कोई भी उन्हें गागर में सागर भरने वाला बताता है, तो कोई सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखत में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कहकर इनके दोहों की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। इतना ही नहीं, अपनी इसी समास पद्धति के कारण बिहारी हिंदी के संपूर्ण मुक्तकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके संदर्भ में कहा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल माना जाता है। इस दृष्टि से बिहारी की समास पद्धति में एक ओर कल्पना की समाहार शक्ति भी उत्कृष्ट रूप में विख्यात है, तो दूसरी ओर इनकी भाषा में अनुपम समास शक्ति भी दिखाई देती है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का सजीव और समुचित प्रयोग किया है। इनका अलंकार वर्णन कुछ दोहों में देखा जा सकता है। एक दोहा है, तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। तो श्लेष अलंकार के उदाहरण के तौर पर हम इस दोहा को देख सकते हैं, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक संग, ना कबास बेसर लो बसी मुक्तन के संग। अन्योक्ति अलंकार के प्रयोग में बिहारी विशेष दक्ष हैं। ध्वन्यात्मक प्रयोग भी बिहारी ने खूब किए हैं। इस प्रकार बिहारी एक समर्थ कवि हैं और उनकी सतसई हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। बिहारी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विश्वंभर मानव ने लिखा है, लौकिक जीवन के एक बड़े पक्ष के सौंदर्य, क्रीड़ा और आनंद का जैसा सजीव वर्णन बिहारी में पाया जाता है, वैसा आज तक के किसी कवि के काव्य में नहीं। यह जीवन कहीं कहीं गंदला है, पर धरती का जीवन ऐसा ही है। क्या किया जाए? इतना तो निश्चित ही है कि उनके काव्य का एक ऐतिहासिक महत्व है। जैसे चंद्रवरदाई, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त और जयशंकर प्रसाद के बिना काव्य के विभिन्न युगों का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, वैसे ही रीतिकाल के 200 वर्ष की कड़ी टूटी हुई दिखाई देगी यदि उसमें से बिहारी का नाम निकाल दिया जाए। इस तरह बिहारी रीति सिद्ध कवि है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सिद्ध किया है। रीति काल की संपूर्ण काव्य प्रवृत्तियां बिहारी के काव्य में आकर बस जाती है। आलोचकों ने इन्हें रीति सिद्ध कवि के रूप में जो महत्व दिया है, वह पूर्णतः इनकी काव्य कला में चरितार्थ होता है। बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्धस्थ कवि है। रीति सिद्ध कवि बिहारी ने वास्तव में अपनी रचना में रीति को सिद्ध कर दिया है। धन्यवाद। आज हमने बिहारी लाल के काव्य और रीति सिद्ध काव्य के संदर्भ में पढ़ा, चर्चा की। अब आगे हम रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल की विभिन्न काव्य विशेषताओं को अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे, जैसे बिहारी की सौंदर्य भावना, बिहारी की बहुगिता और बिहारी की काव्य कला। इस सब बिंदुओं पर फिर से हम स्वतंत्र चर्चा करेंगे। अभी हमने एक साथ बिहारी के संपूर्ण काव्य को देखा है, जिसमें किस तरह उन्होंने रीति सिद्ध को सिद्ध किया है, यह पाया है।